हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स की। चैप्टर नंबर 6 हमारा ये है रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण, अन्य मुद्दे। चैप्टर नंबर 6 हमारा ये है। इससे पहले के 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जो हमारा क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यूजर ID है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो हमारी eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है वो है रोजगार। रोजगार क्या होता है? तो रोजगार शब्द का अर्थ है काम या नौकरी। अगर हम रोजगार को एक शब्द के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं ये काम या नौकरी का ही एक रूप होता है। रोजगार ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति किसी आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय या पैसे से जुड़ा होता है और इसके बदले में उसे वेतन या अन्य प्रकार के आर्थिक लाभ मिलते हैं। यानी एक व्यक्ति कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करता है, चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो, चाहे वो कहीं नौकरी कर रहा हो, या कोई भी ऐसा काम कर रहा हो जिससे उसे आर्थिक लाभ हो रहा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? रोजगार कहा जाता है। श्रमिक क्या होते हैं? देखिए, रोजगार अलग टर्म है, श्रमिक अलग टर्म है, तो इनको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। तो श्रमिक क्या होते हैं? तो श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो आजीविकार्जन के लिए आर्थिक गतिविधि में शामिल होता है। यानी श्रमिक का मतलब वो व्यक्ति है जो पैसा कमा रहा है किसी न किसी आर्थिक गतिविधि से। श्रमिक अपनी उत्पादन गतिविधियों से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की प्रक्रिया में योगदान देता है। तो एक जो श्रमिक होता है उसका काम क्या होता है? वो कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करता है जिससे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जो GDP है वो बढ़ती है। जैसे आप देख सकते हैं, प्रबंधक हो गया, कोई श्रमिक हो गया, डॉक्टर हो गया, नाई हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये सारे जो भी लोग होते हैं वो कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करते हैं जिससे देश की जो है GDP इंक्रीज होती है, GDP बढ़ती है। ठीक है, ये खुद भी काम करते हैं और लोगों को भी काम देते हैं, तो जिससे देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण जो है बदलाव आते हैं, या कह सकते हैं देश की जो GDP होती है वो आगे बढ़ती है, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे देश में जो आर्थिक प्रक्रिया है या सकल घरेलू उत्पाद है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। भारत में श्रमिकों की संख्या, तो भारत में श्रमिक कितने हैं अगर देखा जाए तो 2017-18 में भारत की कुल श्रम शक्ति जो थी लगभग 471 मिलियन थी। यानी इतने श्रमिक जो थे वो भारत में काम कर रहे थे। इनमें से 2/3 श्रमिक ग्रामीण इलाकों से थे। तो भाई 2/3 जो लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या आप देखेंगे गांव में रहती है, तो गांव में आपको देखने को मिलेंगे। श्रम शक्ति में 70% पुरुष और 30% महिलाएं शामिल थी। यानी जो भी श्रम होता है उसमें देखेंगे आप कि पुरुषों की जो जनसंख्या होती है प्रतिशत के रूप में वो हमेशा ज्यादा होती है। यानी 70% लोग जो हैं वो श्रमिक के रूप में भारत में काम करते हैं। केवल 30% महिलाएं जो है वो श्रमिक के रूप में भारत में काम करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 1/3 थी। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं आप देखेंगे तो ग्रामीण जो इलाके होते हैं वहां पर थोड़ी महिलाओं की स्थिति जो है ज्यादा अच्छी दिखाई देगी आपको श्रमिकों के रूप में, क्योंकि वहां पे महिलाएं काम करती हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 20% महिलाएं ही श्रम शक्ति में शामिल थीं। लेकिन वहीं जब हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको श्रम शक्ति के रूप में महिलाओं की जो स्थिति है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। श्रम बल और कार्यबल। ठीक है, अब समझते हैं कि श्रम बल क्या होता है और कार्यबल क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो श्रम बल समझते हैं सबसे पहले। वह सभी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं और जो काम ना करते हुए भी काम की तलाश कर रहे हैं उन्हें श्रम बल कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर रहा है भाई? कुछ लोग तो जो है आप देखेंगे काम कर रहे होंगे, ठीक है, वो काम कर रहे हैं तो वो अपना श्रम का योगदान दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भाई काम की तलाश होती है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा होता, लेकिन वो भी तो श्रमिक है, वो भी तो श्रम कर सकते हैं। तो श्रम बल का मतलब होता है भाई वो व्यक्ति एक तो जो काम कर रहे हैं और जो काम की तलाश में है उसे क्या कहा जाता है? श्रम बल कहा जाता है। श्रम बल काम करने वाले व्यक्ति और काम की तलाश में करने वाले जो व्यक्ति उपलब्ध होते हैं उनको कहा जाता है श्रम बल। ठीक है, श्रम बल की गणना के लिए कुल जनसंख्या में से घटाया जाता है। तो भाई श्रम बल क्या होता है? तो जब हम श्रम बल निकालते हैं तो कुछ चीजें हमें याद रखनी होती है। भाई कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो श्रम बल में योगदान नहीं देते, तो उनको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। जैसे अयोग्य लोग, जैसे बूढ़े या विकलांग व्यक्ति हो गए, तो ये भाई अगर काम नहीं कर सकते हैं तो इनको श्रम बल में शामिल नहीं किया जाएगा। जो लोग काम करने के इच्छुक नहीं है भाई, जिनको काम मिल रहा है और वो इच्छुक नहीं है, तो वो भी श्रम बल नहीं कहलाएंगे। जो लोग काम के लिए उपलब्ध नहीं है और जो काम नहीं कर पा रहे हैं यानी उपलब्धि नहीं है, वो काम कर ही नहीं सकते, तो उनको भी श्रम बल में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज भी याद रखनी है आपको।
अब आता है श्रम बल की भागीदारी दर क्या होती है। तो कुल जनसंख्या में श्रम बल के अनुपात को श्रम बल भागीदारी कहा जाता है, यानी जितनी देश की जनसंख्या है उस जनसंख्या में कितना जो श्रम बल है उसकी जो भागीदारी दर निकाली जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, श्रम बल भागीदारी। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, तो श्रम बल भागीदारी निकालने का फॉर्मूला होता है जितने भी कुल श्रम बल है, यानी जितने लोग काम करने वाले हैं, कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं, ठीक है, और अपॉन में लिख देते हैं कुल जनसंख्या, यानी टोटल आपकी जनसंख्या इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाता है श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, तो इस तरह से श्रम बल भागीदारी दर निकाली जाती है। फिर आता है कार्यबल। तो कार्यबल का अर्थ वे लोग जो वास्तव में काम कर रहे हैं, इसमें वे लोग शामिल नहीं होते जो काम करना चाहते हैं लेकिन फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो श्रम बल क्या था भाई, श्रम बल वो था जिसमें लोग काम भी कर रहे थे और प्लस में जो काम की तलाश में भी थे, तो उनको श्रम बल में काउंट किया जाता है। लेकिन जब कार्यबल की बात आती है तो कार्यबल में क्या होता है भाई, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग काम कर रहे हैं वास्तव में उन्हीं को ही लिया जाता है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको हटा दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कार्यबल। तो कार्यबल क्या होगा भाई, श्रम बल और काम ना करने वाले लेकिन काम करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या से अगर हम घटा दें तो हमारा क्या आता है, कार्यबल, यानी वास्तविक रूप में कौन काम कर रहा है वही जो है कार्यबल कहलाता है। तो इससे हम बेरोजगारी जो होती है, यानी जो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के अनुमान पर पहुंच सकते हैं। तो इससे हमें ये भी पता लग सकता है भाई कि कितनी जनसंख्या जो है वो बेरोजगार है। जो इस प्रकार से है, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो है कैसे निकाल सकते हैं हम, तो जो भी हमारा श्रम बल है, ठीक है, एक तो श्रम बल में से क्या करेंगे भाई, कार्यबल माइनस कर देंगे। भाई इतने लोग काम करने के इच्छुक हैं लेकिन काम करने के लिए इतने लोगों को ही जो है काम मिल रहा है, तो कार्यबल को अगर हम श्रम बल से माइनस कर देते हैं तो पता लग जाता है कितने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या होता है, तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक ऐसा संकेतक है जो देश में रोजगार की स्थिति को समझने में मदद करता है। तो भाई जब हम श्रमिक जनसंख्या अनुपात निकालते हैं तो इससे हमें ये पता लगता है कि भाई रोजगार की स्थिति कैसी है भारत के अंदर। तो इसकी गणना इस प्रकार से होती है, तो जो भी हमारी श्रमिक जनसंख्या है अनुपात निकालने का फॉर्मूला है वो है कुल श्रमिकों की संख्या, यानी टोटल जितने श्रमिक हैं अपॉन में कुल जितनी जनसंख्या है उसको इनटू कर दे 100 से, तो हमें पता लग जाएगा भाई श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यानी कितने श्रमिक जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या के अंदर। यह अनुपात यह बताता है कि कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग वास्तव में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कितने लोग वास्तव में काम कर रहे हैं। अब आता है हमारा भारत में लोगों की आर्थिक गतिविधि में भागीदारी। तो भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं किस तरह से आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, कितने लोग इसमें भागीदार हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए हर 100 लोगों में से लगभग 35 लोग जो है वो काम करते हैं, ठीक है, भारत के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात लगभग 35% है और शहरी क्षेत्रों में लगभग 34% है। तो भाई हमारे देश के अंदर कार्यशील जो जनसंख्या है वो थोड़ी कम है, इसलिए देखने को मिल रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, तो जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत सारे लोग निर्भर हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कम ऐसे भी लोग जो हैं जो काम नहीं कर रहे होंगे, ऐसी जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और बहुत सारी जनसंख्या निर्भर भी होती है, तो वो भी जो है काम नहीं कर सकती, तो इसलिए उनको भी हम काम आर्थिक गतिविधि में भागीदार नहीं मान सकते। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं सबसे पहले। तो आय के अवसर कम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए लोग जल्दी काम शुरू कर देते हैं। तो बहुत से लोग पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे भाई आप लोग ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे। क्यों ज्यादा लोग काम करते हैं, इसलिए कि वो लोग जो है उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, सुविधाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए कम उम्र में ही वहां पर जो है श्रम अनुपात बढ़ने लग जाता है। शिक्षा की कमी के बावजूद रोजगार में शामिल होते हैं। तो शिक्षा की भी कमी है, तो इसलिए भी लोग शिक्षा को छोड़कर रोजगार की तरफ ज्यादा आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शिक्षा के अधिक अवसर होते हैं, लोग योग्यता और पसंद के अनुसार नौकरी चुनते हैं। वहीं जब हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं, ठीक है ना, और वो लोग ज्यादातर ऐसी अपनी जो योग्यता होती है उसके आधार पर काम को चुनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई जो श्रम जनसंख्या अनुपात जो होगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्रों में, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जल्दी काम करने लग जाते हैं और यहाँ पर पहले भाई पूरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद भी जो अपनी कोई जिसमें भी उनको वरीयता प्राप्त है, यानी जो भी उनकी योग्यता है उसके आधार पर ही वो नौकरी चुनते हैं। महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 15% महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि पुरुष कमाई कर लेते हैं और महिलाएं घर संभालती हैं। तो शहरी क्षेत्रों में देखें तो महिलाओं की जो स्थिति है वो कम है, वो कम आपको काम करते हुए दिखाई देंगी। वहीं जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करते हैं तो लगभग 18% महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि आर्थिक मजबूरी उन्हें बाहर का काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो आपको ज़्यादा काम करते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि भाई आर्थिक रूप से
और उनको उनके पास कमी रहती है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है भाई, अपने परिवार को चलाना होता है, और परिवार को चलाने के लिए उन्हें भी खेतों वगैरह में और अन्य जगहों पर नौकरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी जो है आर्थिक गतिविधियां महिलाएं ज्यादा दिखाई देंगी। भारत में कार्यरत जनसंख्या अनुपात 2017 और 18 के अनुसार देखें तो भाई देखिए, पुरुष जो है 52.1% जो है वो काम कर रहे हैं, और जिसके अंदर अगर आप देखेंगे 52.1% जो है पुरुष काम करते हुए आपको दिखाई देंगे पूरा। और वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में 51.7% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हुए दिखाई देंगे पुरुष। वहीं शहरी क्षेत्रों में आपको 53.0% दिखाई देंगे। वहीं स्त्री की बात करते हैं तो टोटल जो है आपको देखने को मिलेगा भाई, संपूर्ण अगर पूरा देखें तो 16.5% मिलेंगे। वहीं जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर आपको ग्रामीण जनसंख्या में जो है स्त्रियों की संख्या 17.5 दिखाई देगी। और वहीं जब हम बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में तो 14.2, ठीक है। तो ये जो है हम देख रहे हैं भाई, जो कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात है स्त्री पुरुष का, ठीक है ना। अगर पूरी बात करें तो आप देखेंगे भाई संपूर्ण में तो 34.7% है, जिसके अंदर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं की भूमिका है वो 35% है। और वहीं जब शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं पूरा तो 13.9, ठीक है ना, जो कार्यशील वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पुरुषों की जनसंख्या आपको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ज्यादा काम करते हुए दिखाई देगी, महिलाओं की कम दिखाई देगी, ठीक है। रोजगार क्या होता है, रोजगार समझते हैं। तो एक ऐसी गतिविधि जो किसी व्यक्ति को जीवन यापन के साथ कमाने में सक्षम बनाती है। तो रोजगार क्या भाई, जो व्यक्ति जो है अपने जीवन यापन के लिए क्या करता है, कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करता है जिससे उसको पैसे प्राप्त होते हैं और वो अपना घर चलाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है भाई, रोजगार कहा जाता है। तो रोजगार जो होते हैं वो सुनियोजित होते हैं, ठीक है, भाड़े के श्रमिक होते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे भाई नियमित कर्मचारी और आकस्मिक कर्मचारी, ठीक है। तो अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार दो तरह से मिलते हैं, एक तो स्वनियोजित रोजगार और दूसरे जो होते हैं वो भाड़े के श्रमिक होते हैं। और भाड़े श्रमिक भी दो प्रकार के आपको देखेंगे, एक नियमित कर्मचारी और एक आकस्मिक कर्मचारी, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो स्वनियोजित रोजगार क्या होते हैं, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। वह व्यक्ति जो खुद के संसाधन जैसे भूमि हो गई, पूंजी हो गई, श्रम हो गया, से अपना काम करता है तो उसे स्वनियोजित रोजगार कहते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने आप अपना काम कर रहा है अपने संसाधन लगा के, और उसके बाद वो रोजगार अपने लिए क्रिएट कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्वनियोजित रोजगार। भारत में लगभग 52% लोग इसी तरह से रोजगार पाते हैं। तो भारत में 52% लोग स्वनियोजित रोजगार में आपको देखने को मिलेगी। पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए यह एक आम आजीविका का तरीका है। तो दोनों ही, स्त्री हो गए चाहे पुरुष हो गए, दोनों ही आपको स्वनियोजित रोजगार में देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं दुकानदार हो गए, व्यापारी हो गए, छोटे कारोबारी हो गए, किसान हो गए, तो ये सब लोग क्या होते हैं, ये स्वनियोजित रोजगार, यानी ये खुद अपना काम कर रहे होते हैं अपने संसाधन लगा के, ठीक है। चाहे वो भूमि पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो पूंजी लगा के अपना जो भी लाभ कमा रहे होते हैं, या श्रम देके उसके बदले पैसे ले रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, स्वनियोजित रोजगार के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर आते हैं भाड़े के श्रमिक, जो हमने दूसरा देखा था। तो भाड़े के श्रमिक क्या होते हैं, इसमें व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है और बदले में वेतन पाता है। तो इसमें क्या होगा भाई, व्यक्ति किसी के पास जाएगा, भाई उसका कोई काम है वो काम करेगा, और उस काम के बदले क्या होगा, उसको जो भी पैसे हैं वो मिलेंगे। उसके पास खुद के संसाधन नहीं होते, केवल श्रम होता है, ठीक है। उसके पास संसाधन नहीं है, वो क्या कर सकता है भाई, श्रम कर सकता है, खुद का श्रम करके, और उसके बाद अपने लिए जो भी पैसे हैं वो कमा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं डॉक्टर अगर अपने क्लिनिक में काम करता है तो स्वरोजगार है, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर अगर हम एग्जांपल देखें तो कह सकते हैं कि एक डॉक्टर खुद अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ अपने संसाधन लगा के काम कर रहा है तो स्वरोजगार होगा। लेकिन वही डॉक्टर अगर अस्पताल में नौकरी करता है तो भाड़े का श्रमिक है, ठीक है। वहीं वो किसी के अस्पताल में अगर एज ए डॉक्टर वर्क कर रहा है तो वो क्या होगा, वो उसे भाड़े का श्रमिक कहा जाएगा, ठीक है। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं स्वनियोजित रोजगार क्या होता है और भाड़े के श्रमिक क्या होते हैं, ठीक है। तो भाड़े के श्रमिक हमने देखे दो प्रकार के होते थे। पहला नियमित कर्मचारी होते हैं, तो ये स्थायी नौकरी होती है, नियमित वेतन मिलता है, बोनस मिलता है, छुट्टियां और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। तो नियमित कर्मचारी की क्या विशेषता होती है भाई, कि उनको एक जगह काम मिल जाता है, नियमित रोजगार मिलता है, ठीक है ना, वो डेली उनका काम होता है उनका, प्लस में उनको क्या मिलता है भाई, एक वेतन दिया जाता है महीने में जो भी होता है, उनको अलग से बोनस दिया जाता है, और साथ में अगर उन्हें किसी छुट्टी की जरूरत है तो छुट्टियां भी दी जाती हैं और सुविधाएं भी दी जाती है, मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी भी दी जाती है, ठीक है। तो अगर उदाहरण के तौर पर देखें सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में स्थायी कर्मचारी, तो जो भी बड़े बड़े सरकारी या जो प्राइवेट ऑफिस जो बनाए गए हैं तो उनमें आपको स्थायी कर्मचारी देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आकस्मिक कर्मचारी होते हैं,
अस्थायी काम करते हैं, नियमित वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती। तो ये भाई आकस्मिक कर्मचारी का मतलब भाई किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो वो काम पर बुला लेते हैं, ठीक है, और वो काम करवा के और तुरंत पैसे देके उनकी छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, आकस्मिक रोजगार कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें क्या भाई, अगर ये आकस्मिक है तो इनको तो सारी सुविधाएं तो मिलेंगी नहीं, तो इनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे नियमित वेतन हो गया, बोनस हो गया, ठीक है ना, छुट्टी और सुविधाएं, ये सारी चीजें उन्हें मिलती। वो डेली बेसिस पे काम करते हैं भाई, अपना रोज का काम करते हैं, रोज के उनके पैसे मिलते हैं उन्हें, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मजदूर हो गए, निर्माण स्थल पर काम करने वाले हो गए, या अस्थायी परियोजनाएं कर्मी जो भी काम चल रहे होते हैं, ठीक है ना, डेली बेसिस के काम वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भाई, जो भाड़े के श्रमिक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नियमित कर्मचारी जो रेगुलर काम करते हैं, और एक होते हैं आकस्मिक कर्मचारी, ठीक है, उनको कभी कभी काम मिलता है। अब आता है रोजगार का वितरण। देखें तो रोजगार स्त्री और पुरुष वर्गानुसार अगर वितरण देखा जाए तो भाई स्त्री और पुरुष कहाँ कहाँ किस तरह से वर्किंग में है, तो आप देखेंगे भाई कि स्वयं कार्यरत अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो स्वयं कार्यरत में आपको 52% श्रमिक दिखाई देंगे पुरुष, और ऐसे महिलाएं आपको 52% दिखाई देंगी। वहीं आकस्मिक अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 24% जो है पुरुष दिखाई देंगे, और महिलाएं जो है आपको 27% दिखाई देंगी, ठीक है। और आकस्मिक और पारिश्रमिक कर्मचारी अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो हो गए आपके। उसके बाद आते हैं आपका नियमित और वेतनभोगी, ठीक है। नियमित और वेतनभोगी की अगर बात करते हैं तो भाई जो नियमित वाले कर्मचारी हैं वो आपको बहुत कम दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि वो 21% यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं महिलाओं के रूप में, 24% यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आप देखेंगे रोजगार का वितरण है, जो तीन क्षेत्र आपने देखे थे भाई, एक स्वयं कार्यरत होता है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड, और एक नियमित वाले होते हैं, और एक आकस्मिक वाले होते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो भाई ये जो जनसंख्या का अनुपात इस तरह से काम करता है, और ये जो है उनकी है। तो ये हमने समझ ही लिया था भाई क्यों ऐसे क्षेत्रों में, तो हम देखें शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की जो जनसंख्या है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी, और ठीक है ना, और वहीं हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है कार्य, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से एक डेटा है, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि स्त्री और पुरुष किस तरह से भागीदारी दर है उनकी कहाँ पर प्राप्त, ये जो आपके स्वकार्य क्षेत्र हो गए, नियमित वेतनभोगी हो गए, या आकस्मिक प्राथमिक क्षेत्र हो गए, ठीक है। चलिए, क्षेत्र अनुसार रोजगार वितरण अगर देखें तो भाई कौन कौन से क्षेत्रों में कितना आपको देखने को मिलेगा, तो हम देखते हैं आकस्मिक जो पारिश्रमिक, पहले स्वयं कार्यरत देखते हैं, ठीक है। स्वयं कार्यरत देखिए आप, स्वयं कार्यरत जो है 38% आपको देखने को मिलेंगे शहरी श्रमिक, ठीक है। वहीं जब हम ग्रामीण श्रमिकों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 58% जो है आपको स्वयं दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि गांव ग्रामीण क्षेत्र होता है, यहाँ पर किसान वगैरह ज्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये ज्यादा दिखाई देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं जब हम नियमित वेतनभोगी कर्मचारी की बात करते हैं तो नियमित वेतनभोगी आप देखेंगे भाई शहरी क्षेत्रों में आपको जो है वो नियमित वेतनभोगी 47% दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे, चाहे वो ऑफिस सारे जो भी आप देखेंगे ना, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, प्राइवेट ऑफिस होते हैं या सरकारी जो भी होती है, वो सारे जो ऑफिस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा प्रतिशत इसका दिखाई देना को मिलेगा, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इसकी स्थिति थोड़ी कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी में लगे होते हैं, तो इसलिए वहां पर जो है आपको जो है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कम दिखाई देंगे, ठीक है। आकस्मिक प्राथमिक कर्मचारी जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो शहरी श्रमिक जो होते हैं वो 15% आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, और ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 29% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपना जो काम जो कभी कभी जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है क्षेत्र अनुसार रोजगार का वितरण है कि किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत में लोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उद्योग में कार्यबल का वितरण अगर देखें तो भाई उद्योगों की बात करते हैं, तीन तरह के हमारे पास उद्योग होते हैं, आपको पता ही है, तीन तरह के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। औद्योगिक वर्ग कहा जाए तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर लोग काम करते हैं। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र में देखा सबसे ज्यादा होंगे 59%, क्योंकि भाई गांव में जो कामकाजी जो जनसंख्या है वो ज्यादा होती है, खेतों वगैरह में काम करती है। वहीं शहरों में अगर देखें तो भाई ये 6.6% है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो 14.7% है, और महिलाएं जो आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, ठीक है, क्योंकि पुरुष कई बार क्या होते हैं भाई वो शहरों में चले जाते हैं, वहाँ पे काम करके जीविकोपार्जन करते हैं, तो इसलिए जो महिलाएं होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी जनसंख्या ज़्यादा दिखाई दे सकती है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 20.4% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आपको दूसरे क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देंगी जनसंख्या, और 34.3% जो आपको शहरी क्षेत्रों में दिखाई देगी। इसमें पुरुषों की संख्या आपको 26.5% दिखाई देगी, और महिलाओं की 17.7, ठीक है। तो इस क्षेत्र में थोड़े पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा होती है क्योंकि शहरों में काम कर रहे होते हैं। और कुल की बात करें 24.4%, ठीक है। वही तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं, तीसरे क्षेत्र में जो आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कम लोग आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। सेवा क्षेत्र होता है तो सेवा क्षेत्र में आप, ग्रामीण क्षेत्रों में आप कम देखेंगे। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों में देखेंगे यहाँ पे जनसंख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। और पुरुषों की बात करें तो 32.8% पुरुष आपको यहाँ दिखाई देंगे, और महिलाओं की बात करें तो
5.2%, ठीक है। और कुल की बात करें तो 13.10%। यानी इस तरह से कह सकते हैं भाई ये जो है पूरा एक औद्योगिक कार्यबल है, ठीक है ना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का, और पुरुष और महिलाएं किस तरह से कार्यरत हैं देश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोजगार की वृद्धि और बदलती संरचनाएं। तो रोजगार में भाई किस तरह से परिवर्तन आ रहा है जब से भारत आजाद हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डेवलप्ड हुई है, तो किस स्थिति में और कहां तक पहुंची है ये देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, जीडीपी कि भाई जीडीपी किस तरह से भारत का इंक्रीज हुआ है। तो 1950 से 2010 के बीच भारत की जीडीपी बढ़ी है, लेकिन रोजगार उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन रोजगार में उतना तेजी से बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। तो इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं भाई कि हमारी जनसंख्या भी धीरे धीरे जो है वो काफी बढ़ी है। तो रोजगार वृद्धि दर कभी 2% से ज्यादा नहीं रही है। 1990 के बाद रोजगार वृद्धि और धीमी हो गई, जो योजना के शुरुआती चरणों में जैसी थी। यानी अगर आप देखेंगे तो शुरुआती चरणों में अगर आप देखें, यहाँ पे आपको दो दिखाई देगा, ठीक है ना, एक जीडीपी और एक ये रोजगार है, ठीक है। तो जीडीपी अगर आप देखोगे तो देखिए जीडीपी जो भारत की रही है ये, तो जीडीपी शुरुआत में बढ़ी थी, फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आया था यहाँ पर 1961 के आसपास कम हुई थी, फिर उसके बाद बढ़ी है, फिर एक टाइम पीरियड आया था यहाँ पर कम हुई थी, उसके बाद आप देख रहे हैं जीडीपी जो है वो भारत की बढ़ रही है, ठीक है। तो जीडीपी आपको देखने को मिलेगी भाई जो यहाँ 3.6 से शुरू हुई थी, आज अगर देखें 7.8% है। वहीं जब हम रोजगार की बात करते हैं तो देखिए रोजगार जो था वो 0.39 से शुरू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो हाईएस्ट जो टाइम पीरियड था वो अगर आप देखेंगे तो ये टाइम पीरियड जो 1999-2005 यहाँ पर 2.28% की थी, और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो गिरावट आई है। यानी हमारे यहाँ जीडीपी तो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही होगी, लेकिन उस हिसाब से जो है रोजगार क्रिएट नहीं हो पा रहा है भारत में। ये सबसे बड़ी जो है समस्या रही है भारत के अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो रोजगार विहीन समृद्धि, तो इसे ही क्या कहा जाता है भाई, रोजगार विहीन समृद्धि। यानी अगर हम देख रहे हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन अगर हमारे यहाँ रोजगार नहीं बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं रोजगारहीन वृद्धि समृद्धि, यानी जॉबलेस ग्रोथ। तो जीडीपी तो बढ़ती रही है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं, ऐसे ही रोजगार विहीन समृद्धि कहा जाता है। इसका मतलब है कि बिना रोजगार बढ़ाए उत्पादन बढ़ाना, यानी कि भाई रोजगार नहीं बढ़ा है लेकिन उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है। यानी जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं क्योंकि भाई उन्होंने जीडीपी में काफी अच्छा योगदान दिया है, कि समृद्धि काफी अच्छी हो रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से लोगों को रोजगार भी मिल सके, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, रोजगार विहीन समृद्धि कहा जाता है। तो भारत में श्रम बल का अनियमितीकरण भी आपको देखने को मिलेगा कि भारत में जो श्रम बल है वो अनियमित है। भारत में अधिकतर लोग पहले कृषि पर निर्भर थे। 1972-73 में 74% जो श्रम बल कृषि में था, जो 2011-12 में घटकर 50% रह गया है। यानी आप देख रहे होंगे भाई जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था उससे लोग हटकर अब कहाँ जा रहे हैं भाई, दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं काम करने के लिए। उद्योग क्षेत्र जो हमारा दूसरा होता है, उद्योग क्षेत्र जो हमारा द्वितीय क्रियाकलाप है, ठीक है, उसमें जो भागीदारी पहले 11% थी अब 24% हो गई। यानी लोग अब क्या कर रहे हैं भाई, जो कृषि को छोड़कर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी तरफ पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। वही सेवा क्षेत्र की अगर भागीदारी की बात करें जो पहले 15% थी वो 27% हुई है। यानी अगर देखें हमारा प्राथमिक क्षेत्र जो है वो रोजगार देने में पिछड़ रहा है, दूसरा और तीसरा जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है ना, वो जो है आगे बढ़ रहा है, यानी उसमें ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी जो रोजगार को ज्यादा सृजन कर रहे हैं। रोजगार की स्थिति में बदलाव, अब लोग स्वरोजगार और नियमित नौकरी के बजाय अनियमित श्रम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब लोग भाई ज्यादातर किसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि वो चाहते हैं भाई नियमित जो है उनको नौकरी मिले, ठीक है, और अनियमित जो श्रम है वो कम हो सके। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं भाई हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, स्वयं का काम करें। तो इससे क्या होता है उनको भाई ज्यादा काम मिल जाता है, तो ये भी एक चीज देखने को मिलती है। तो अनियमित श्रम की ओर बढ़ रहे हैं लोग। रोजगार पद्धति की प्रवृत्ति अगर हम देखें तो भाई देखिए प्राथमिक क्षेत्र हमने देखा था 74% लोग जो है 1972 से 73 में काम कर रहे थे। अगर हम वही देखते 1983 में 68% हो गए, 1993 और 4 में 64% हो गए, 2011-12 में अगर देखेंगे तो 48.9%, और 17-18 में देखेंगे 44.6%। यानी क्या है भाई, प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करने की लोगों की जो इच्छाएं हैं वो घट रही हैं। वही दूसरे क्षेत्र में देखेंगे तो भाई दूसरा क्षेत्र आपको देखो समृद्ध होता हुआ दिखाई देगा, जहां पहले 10.9% था 24.4% हो गया है। वही तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं यानी सेवा क्षेत्र की, तो 16.9 14.8 था पहले, और आज अगर देखते हैं 13.10,
यानी अगर आप देखेंगे पहले 74% हुआ करता था, आज ये सिर्फ 44.6% बचा है। पहले ये 10% था और अब ये आप देखेंगे तो 24.4% हो गया। जहां ये 14.8% होता था, ये 31.0% हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लोग भाई प्राथमिक क्षेत्र छोड़कर दूसरे और तृतीयक क्षेत्र में जा रहे हैं क्योंकि वहां पर रोजगार की संभावनाएं ज्यादा हैं। ठीक है, और वहीं स्वनियोजित रोजगार की बात करते हैं तो आप देखेंगे पहले जो था 61.4% स्वनियोजित रोजगार में थे। आज अगर हम देखते हैं तो 52.2% आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और जहां पहले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी 15.4% थे, वो आपको 22.8% देखने को मिलेंगे। और जो नियमित मजदूरी वर्ग था 23.2%, वो 25% हुआ है। यानी लोग जो हैं वो ज्यादातर नियमित जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं वहां पर ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, और अनियमित भाड़े की जो मजदूरी है वहां पर आपको ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अनियत रोजगार बढ़ाने के कारण। ठीक है, तो अनियत रोजगार बढ़ाने के क्या कारण है, तो देखिए नियमित नौकरी की कमी, तो इसलिए भाई अनियत रोजगार बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के पास क्या है, नियमित रोजगार नहीं है, तो इसलिए लोग भाई क्या करते हैं, जो भी अनियमित काम मिल रहा है उसे कर लेते हैं। अच्छी शिक्षा की कमी, लोग उतने शिक्षित नहीं है कि भाई उनको परमानेंट जॉब मिल सके। कौशल आधारित प्रशिक्षण का अभाव है, तो लोगों के पास भाई कौशल नहीं होता कि वो स्व नियोजित काम भी कर सकें, या उनको कुछ ऐसी कौशल आता हो जिसको लेकर वो अपने स्वनियोजित रोजगार खोल सके। तो ये सारी जो कमियां हैं जिसकी वजह से लोग आज भी अनियमित रोजगार की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा भारतीय कार्यबल का जो है अनौपचारिकीकरण आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो भारतीय कार्यबल है उसका आप आज अनौपचारिकीकरण ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो 55 वर्षों के विकास के बावजूद भारतीय कामकाजी लोगों का एक बड़ा हिस्सा आज भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो आज भी आप देखेंगे भाई, अगर हम देख रहे हैं ज्यादातर लोग जो है कृषि में ही अपना रोजगार तलाशते हैं। हाल ही के वर्षों में रोजगार की गुणवत्ता कमी आई है। बहुत से श्रमिकों को 10-20 साल काम करने के बावजूद मातृत्व लाभ, भविष्य निधि, ग्रेजुइटी और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो भाई बहुत सारे आप ऐसे क्षेत्र देखेंगे जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो हक हैं, जो उनके लेबर लो है, उनको उनको नहीं दिया जाता है। जैसे भाई महिलाओं को मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता। अगर कोई महिला है जो कई एक ही जगह पे कई सालों से काम कर रही है, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जब उसके बच्चा होने वाला होता है तो उसको कई बार नौकरी से निकाल दिया जाता है, या फिर क्या करते हैं भाई, उसको जो भी मातृत्व लाभ होता है यानी जितनी उसकी छुट्टियां होती है उसके पैसे काट दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। भविष्य निधि मिलती नहीं है उनको कि भाई कि भविष्य में अगर वो रिटायर हो जाए तो उनको कोई फायदा मिल सके, ये चीज नहीं देखने को मिलती। ठीक है ना, पेंशन वगैरह की सुविधा नहीं मिलती। तो ये सारी समस्याएं आज भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय कार्यबल को देखने को मिलती है। सार्वजनिक क्षेत्रों में समान काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है। वही हम देखें भाई, जो सरकारी कर्मचारी हैं सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वहीं जो प्राइवेट क्षेत्र में के जो कर्मचारी होते हैं सेम काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका वेतन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये समस्याएं भी आपको देखने को मिलती है भारतीय कार्यबल में। तो भारत में रोजगार संरचना का अध्ययन हम दो प्रकार के क्षेत्रों के संबंध में कर सकते हैं। तो भारत में दो तरह से भाई जो क्षेत्र हैं काम करते हैं, एक औपचारिक या संगठित क्षेत्र होते हैं, दूसरा अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र होते हैं। तो भारत में काम करने के दो तरीके हैं भाई, या तो औपचारिक रूप से काम मिलता है या अनौपचारिक रूप से काम मिलता है। तो ये क्या होता है, तो औपचारिक या संगठित क्षेत्र क्या है, इसमें वे संस्थान आते हैं जिनमें 10 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। तो औपचारिक संस्थान क्या होंगे भाई, जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वो आपके औपचारिक संस्थान होंगे। इसमें सरकारी और बड़े निजी प्रतिष्ठान आते हैं। तो इसमें बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनियां हो गई या गवर्नमेंट बहुत सारी बड़ी जो सर्विसेज चला रही हैं, तो वो सारी चीजें जो आती हैं औपचारिक क्षेत्र के अंदर आती हैं। विशेषताएं क्या है, यहाँ काम करने वाले श्रमिकों को कहते हैं औपचारिक श्रमिक। तो भाई जो यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो क्या है, फॉर्मल काम करने वाले लोग हैं, यानी औपचारिक श्रमिक है। उन्हें मिलता है नियमित वेतन मिलता है उनको भाई। ठीक है, भविष्य निधि पीएफ दिया जाता है, उनको पेंशन दिया जाता है, उनको ग्रेजुइटी दी जाती है, उनको मातृत्व लाभ, तो सारी फैसिलिटी जो है उनको दी जाती हैं जो भी हमारे औपचारिक श्रमिक होते हैं। श्रम कानूनों से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो भाई इनके लिए श्रम कानून बनाए गए, अगर ये चीजें नहीं दी जाती हैं तो वो क्या कर सकते हैं भाई, कोर्ट में जा सकते हैं। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी होता है। तो भाई इनकी एक ट्रेड यूनियन होती है, अगर इनकी कोई भी मांगे हैं तो वो ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरी कराई जाती हैं। अनौपचारिक या संगठित क्षेत्र, तो इसमें वे छोटे निजी उद्यम आते हैं जहां 10 से कम श्रमिक काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र है, यहाँ पे 10 से कम लोग काम कर रहे होते हैं। उदाहरणों में के तौर पर आप देख सकते हैं किसान हो गए, कृषि मजदूर, सड़क विक्रेता, छोटे दुकानदार आदि, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। विशेषताएं क्या है भाई इनकी,
तो इन्हें क्या क्या नहीं मिलता। यहाँ हमने देखा था भाई जो औपचारिक श्रमिक होते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती हैं, वहीं जो अनौपचारिक होते हैं उनको क्या क्या नहीं दिया जाता। देखिए सामाजिक सुरक्षा या कानूनी सुरक्षा कुछ नहीं होती भाई, डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग होते हैं तो इनकी कोई सामाजिक या कानूनी सुरक्षा नहीं होती। कोई तय वेतन या स्थायित्व नहीं होता कि भाई जितना काम करेंगे उतना उनको दिया जाता है। 96% से अधिक रोजगार भारत में इसी क्षेत्र में। तो आप देखेंगे भाई ज्यादातर लोग जो है आपको इसी, ठीक है ना, इसी क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देंगे। ये श्रमिक अक्सर झुग्गी झोपड़ी और अवैध बस्तियों में रहते हैं भाई, क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है, ठीक है, सैलरी कम होती है और ये अपनी बेसिक सुविधाएं भी पूरी नहीं कर पाते, तो इसलिए ऐसी जगह बसना पसंद करते हैं जहाँ पे उनका खर्चा कम आए। तो ये लोग क्या ज्यादातर आप देखेंगे कि जो भी अवैध कॉलोनियां हो गई या झुग्गी झोपड़ी वहां पर आकर बसते हैं। बिना नोटिस के कभी भी काम से निकाले जा सकते हैं। तो भाई इनको जितने दिन काम करना है काम करवाएंगे, उसके बाद इनको निकाल दिया जाएगा, कोई नोटिस नहीं दिया जाता। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल के वितरण को अगर आप देखेंगे तो औपचारिक क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं देखें तो देखिए पुरुषों की जनसंख्या आप देखिए, ठीक है, ये है वही महिलाएं, ये पुरुष आपको 24% देखने को मिलेंगे और महिलाएं जो है आपको 6% है। वही अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सबसे ज्यादा जो है पुरुष देखने को मिलेंगे और यहाँ पर महिलाएं जो थोड़ी कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर कार्यबल भी देखते तो भाई सबसे ज्यादा आप देखेंगे अनौपचारिक क्षेत्र में लोग ज्यादा काम में लगे हुए हैं। बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है, ये समझते हैं। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने के लिए सक्षम है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा होता, तो उसे क्या कहा जाता है, बेरोजगारी। यानी एक व्यक्ति भाई काम करने में सक्षम है, काम करने की तलाश में भाई सबके सब हैं कि हमें काम मिल जाए, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा होता, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एनएसएसओ राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यबल के अनुसार अगर हम देखें बेरोजगारी के आंकड़े, तो जब कोई व्यक्ति काम की तलाश में हो लेकिन काम की वजह से, कमी की वजह से काम या रोजगार ना मिले तो उसे बेरोजगार माना जाता है कि भाई काम की कमी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, लेकिन उन्हें क्या चाहिए भाई, काम चाहिए, उन्हें काम की जरूरत है। तो काम की तलाश कैसे की जाती है, तो भाई लोग काम की तलाश में क्या करते हैं, जब लोगों को रोजगार चाहिए होता तो लोग क्या करेंगे, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराते हैं कि भाई गवर्नमेंट कहीं वैकेंसी निकलेगी तो हमें दे देगी। कोई बिचौलिया पकड़ते हैं भाई कि हमें रोजगार दिला दो, दोस्त या रिश्तेदारों से पूछते हैं कि भाई हमें जॉब की जरूरत है, हमें जॉब दिला दो। कंपनियां नियोक्ताओं को आवेदन भेजते हैं, तो भाई जितने भी कंपनियां हैं और जितने भी काम करवाने लोग हैं उनके पास क्या करते हैं भाई, अपने रिज्यूमे वगैरह भेजते हैं कि भाई हमें नौकरी की जरूरत है, आप हमें नौकरी पे रख लें, ठीक है। तो इस तरह से बेचारे वो क्या करते हैं, काम की तलाश करते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के 3 मुख्य स्रोत हैं। तो सबसे पहले जनगणना रिपोर्ट आती है जिससे हम बेरोजगारी के आंकड़े देख सकते हैं भारत के अंदर। तो हर 10 साल में जनगणना होती है, इसमें लोगों की आर्थिक गतिविधि जैसे कौन काम कर रहा है, कौन बेरोजगार है के बारे में जानकारी मिलती है। ये सरकारी स्तर पर बहुत विस्तृत डेटा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, हर 10 साल बाद क्या करती है, जनगणना कराती है और उस जनगणना के आधार पर यह भी देखती है कि भाई कितने लोग जो है वो बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ, यह एक सरकारी संस्था है जो नमूना सर्वेक्षण करती है। एनएसएसओ बेरोजगारी और रोजगार से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। तो इनका काम क्या है भाई, ये देखते हैं कि देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है और रोजगार से जुड़ी जो भी चीजें हैं उन सबका क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये गहराई से जानकारी देते हैं भाई कौन काम कर रहा है, तो उनका काम क्या है, ये देखते हैं कौन काम कर रहा है, कौन नौकरी की तलाश में है, किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का होता है। ये भाई रिपोर्ट तैयार करती है, वार्षिक रिपोर्ट, कि भाई देश के अंदर जो है बेरोजगार और रोजगार की स्थिति कैसी है। फिर आता है रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, डीजीईटी। यह संगठन रोजगार कार्यालयों से डाटा इकट्ठा करता है। इससे हमें यह पता चलता है कि देश में कौन कौन से क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता लगता है भाई इससे, इस डेटा से, कि कितने लोग काम कर रहे हैं, लोगों की शैक्षिक योग्यता क्या है, यानी जो काम करने वाले हैं वो कितने शिक्षित हैं, कौशल और प्रशिक्षण की स्थिति कैसी है, ठीक है, तो उनको कैसे सिखाया जा रहा है, कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किस आधार पर लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी जो है ये सर्वेक्षण देता है। भारत में बेरोजगारी के प्रकार, अब भारत में बेरोजगारी देखें तो भाई कितने प्रकार की है। तो भारत में बेरोजगारी पहली आती है भाई प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरी हमारे यहाँ मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है और तीसरी हमारे यहाँ खुली बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो भारत में 3 तरह की आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, यह छिपी हुई बेरोजगारी होती है। इसमें एक ही काम को करने के लिए जरूरत से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, यानी एक ही काम को भाई उतने लोगों की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसमें लोग क्या है, काम कर रहे हैं। अगर उन अतिरिक्त लोगों को हटा भी दिया जाए तभी भी काम पर कोई असर नहीं पड़ता। मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, यानी एक ही क्षेत्र में भाई बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उतने लोगों की जरूरत भी नहीं है, लेकिन लोगों के पास काम नहीं है तो क्या कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं।
उसे क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरण, खेत में 6 लोग काम कर रहे हैं लेकिन 3 लोग बिना जरूरत के फिर भी सब व्यस्त दिखते हैं। तो भाई व्यस्त तो सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनकी जरूरत है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। समस्या, ऐसे लोग काम करते हुए दिखते हैं लेकिन उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता। दिख तो रहे हैं भाई काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन में क्या योगदान दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं वो। ठीक है, 3 लोग कर सकते हैं लेकिन 6 लोग लगे हुए हैं, तो उत्पादन में क्या ही उनका योगदान होगा। दूसरी आती है मौसमी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी किसी विशेष मौसम या समय में होती है। भारत में कृषि एक मौसमी कार्य है, जैसे बुआई हो गया, सिंचाई, कटाई के समय ही काम होता है। बाकी समय किसान बेरोजगार हो जाते हैं और इस समय वे शहरों में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं। ठीक है ना, राज्य, फसल और मिट्टी के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकते हैं। तो भाई जैसा राज्य है, जिस राज्य में जैसी फसलें होती हैं, तो फसल बोने के बाद भाई कुछ टाइम मिलता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। तो ज्यादातर जो कृषि कर रहे हो लोग होते हैं, वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और वहां पे जो भी उनके छोटे मोटे काम होते हैं वो करते हैं, तो वहां से भी वो आमदनी इकट्ठा करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है भाई? मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, यानी गाँव से वो शहर जाते हैं काम की तलाश में, फिर वापस क्या आ जाते हैं, वो गाँव आ जाते हैं जब उनका फसल का टाइम आता है। तो खुली बेरोजगारी तीसरी आती है हमारे यहाँ। इसमें व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। यह बेरोजगारी खुली रूप में दिखती है, यानी इसे गिनती के आधार पर मापा जा सकता है। ये लोग पूरे समय बिना काम करे खाली रहते हैं। यानी खुली बेरोजगारी का मतलब भाई काम की तलाश में है, काम करना भी चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हैं भाई कितने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और आप बता सकते हैं कि भाई ये लोग बेरोजगार हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? खुली बेरोजगारी, जो साफ दिखाई देती है। पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं पर रोजगार नहीं मिलता। आप देख सकते हैं बहुत सारे बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं जो घूम रहे हैं लेकिन उनको उनकी मन मुताबिक नौकरियां नहीं मिल रही हैं उनके एजुकेशन के जैसी। मजदूर का काम मांग रहे लेकिन किसी को जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे आपने मजदूर भी देखे होंगे भाई कि मजदूरी के लिए वो लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं कि लोग आए उनसे काम करवाएं, लेकिन लोग उनसे काम नहीं करवा रहे क्योंकि काम है ही नहीं। यानी मजदूर चाहते हैं काम लेकिन काम मिल नहीं रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे आपको क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे कि भाई काम मांग रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। भारत में बेरोजगारी के कारण, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है कि आखिर भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है। तो सबसे पहला, धीमा आर्थिक विकास। भारत की आर्थिक विकास दर अक्सर आवश्यकता स्तर से कम रहती है। जितनी तेजी से लोग काम के लायक हो रहे हैं उतनी तेजी से नौकरियां नहीं बन रही हैं। तो भाई भारत की अगर आप देखें जो आर्थिक विकास दर है वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर आप देखेंगे भाई लोग जो हैं वो काम की तलाश में रहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता और हर साल कुछ लोग और उसके अंदर जुड़ जाते हैं और उनको भी काम नहीं मिलता। यानी जैसे आर्थिक विकास दर धीमी है वैसे ही हमारे यहाँ रोजगार के जो अवसर हैं वो भी काफी धीमे हैं, लेकिन लोगों की नौकरियां की तलाश जो है वो तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए भारत के अंदर आप बेरोजगारी ज्यादा देखेंगे। जनसंख्या विस्फोट। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार की मांग ज्यादा है लेकिन नौकरियों की संख्या कम है। तो भारत में भाई अगर आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर भी ज्यादा है, तो जनसंख्या ज्यादा है लेकिन नौकरियां कम है। आने वाले टाइम में और लोग जो होंगे वो काम के लायक होंगे और उनको भी नौकरियां नहीं मिलती। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट भी एक कारण हमारे यहाँ बेरोजगारी का। अविकसित कृषि। आज भी भारत के गांव में पुराने तरीके से खेती, कम जमीन पर अधिक लोग, इनके कारण गांवों में छिपी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आप देखेंगे भाई आज भी अविकसित कृषि है हमारे यहाँ, पुराने तौर तरीकों से कृषि करी जा रही है, इसलिए जहाँ पे काम मशीनों से 2 लोग कर सकते हैं वहाँ पे 6-7 लोग कर रहे हैं। तो इसे भी क्या कहा जा सकता है भाई? ये भी एक अपर्सन बेरोजगारी का ही रूप होता है। तो यहाँ पे भी आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगी। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली में ज्यादा डिग्री दी जाती है लेकिन कौशल नहीं। तो हमारे यहाँ भाई सब लोग डिग्री लेकर बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास कौशल नहीं है। ठीक है, उनके पास टेक्निक नहीं है काम करने की, ठीक है ना, स्किल नहीं है, तो उनको काम कैसे मिलेगा? इसलिए पढ़े लिखे युवा भी नौकरी के लायक नहीं बन पाते। तो हमारे यहाँ भाई लोग शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन वो शिक्षा जो है नौकरी नहीं दे पाती। धीमा औद्योगिक विकास। पूंजी और आधुनिक तकनीक की कमी के नए उद्योग नहीं खुलते, पुराने विस्तार नहीं होता जिससे रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो भाई हमारे यहाँ धीमा औद्योगिक विकास है, औद्योगिक विकास उतनी तेजी से हो नहीं रहा है, नई टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक उतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो इसलिए ज्यादा जो है नौकरी के अवसर भी क्रिएट नहीं हो रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कुटीर और लघु उद्योगों का पतन हो गया है। पारंपरिक जो घरेलू उद्योग जैसे हथकरघा हो गया, मिट्टी के बर्तन, अब पहले जैसे नहीं रहे। नई मशीन और तकनीकों ने इनसे जुड़े लोगों को बेरोजगार बना दिया है। यानी जो पहले लोग पारंपरिक तौर पर काम करते थे उनको भाई उनके रोजगार का साधन होता था, लेकिन आजकल मशीनें आ गई हैं तो आर्टिफिशियल चीजें जो हैं वो ज्यादा अच्छी दिखाई देती हैं और सस्ती भी मिलती हैं। तो इसलिए इनके जो काम धंधे हैं वो भी क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। दोषपूर्ण योजनाएं। तो सरकारी योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं होती हैं, निगरानी नहीं होती, इसलिए रोजगार सृजन में असफल हो जाते हैं। तो भाई जो सरकारी
योजनाएं बनाई जाती हैं लोगों को रोजगार देने के लिए, वो भी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट उनकी अच्छे से निगरानी नहीं रख पाती भाई, उनपे उन्हें टाइम टू टाइम देखती नहीं है कि भाई वो काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है भाई जो दोषपूर्ण योजनाएं हैं उसके कारण भी रोजगार के जो अवसर है वो क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। अपर्याप्त रोजगार नियोजन हमारे यहाँ है, सरकार की योजनाओं में रोजगार बढ़ाने का प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारे यहाँ ये भी देखने को मिलता है, भाई सरकार जो योजनाएं बना रही है उसमें रोजगार को बढ़ाने की प्राथमिकता ही नहीं होती है, यानी गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। कानून में कमी होती है जिससे लोगों को स्थायी नौकरी नहीं मिल पाती। तो बहुत सारी भाई कानूनी कमियां हैं जिससे भी लोगों को जो है वो रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, काम कम पूंजी निर्माण, जब देश में पूंजी कम बनती है तो नए उद्योग, मशीनें और संसाधन नहीं आते, इससे रोजगार की गति धीमी रहती है। तो भाई इन्वेस्टमेंट कम है गवर्नमेंट का, उतना पूंजी निर्माण नहीं, गवर्नमेंट और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके नए उद्योग और नए चीजें स्थापित कर सके जिससे लोगों को रोजगार मिले। ये भी समस्या आपको देखने को मिलती है जिससे बेरोजगारी ज्यादा है भारत के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय। तो हमने देख लिया भाई ये कारण है भारत में बेरोजगारी के। अब इस बेरोजगारी को कम कैसे किया जाता है ये समझते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय, सबसे पहले भाई जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि करी जाए, यानी हमारे जीडीपी को जो है और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। देश की आर्थिक विकास दर को 8-9% तक बढ़ाना जरूरी है, इससे नए उद्योग और व्यवसाय बढ़ेंगे जिससे नए रोजगार उत्पन्न होंगे। यानी गवर्नमेंट अगर जीडीपी बढ़ाए, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाए तो नए उद्योग और व्यवसाय आएंगे जिससे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन, जनसंख्या शिक्षा जैसे उपायों से जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, इससे नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कम होगी। तो गवर्नमेंट को भाई ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे क्या क्या भाई परिवार नियोजन की जो चीजें हैं वो लोगों को बताई जाए, जनसंख्या को कम करने का प्रयास किया जाए, जिससे भाई जनसंख्या अगर कम होगी तो प्रतिस्पर्धा भी क्या होगी, कम होगी और लोगों को नौकरियां भी ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। कृषि क्षेत्र का विकास करना चाहिए, आधुनिक तकनीक, सिंचाई, सरकार द्वारा निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है, कृषि में ज्यादा रोजगार दिए जा सकते हैं। यानी गवर्नमेंट क्या करे भाई, सिंचाई सुविधा लेकर आए, नई तकनीक लेके आए जिससे कृषि करी जा सके। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, कृषि क्षेत्र में भी जो होंगे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है ना, और सरकार अगर थोड़े ऋण वगैरह मुहैया करवा दे तो निवेश ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे ज्यादा लोगों को कृषि क्षेत्र में भी रोजगार मिल सकता है। अगर ये नीतियां अपनाएं फिर भी हमारे यहाँ जो रोजगार दर है उसको बढ़ाया जा सकता है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना, लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनको भाई तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए, नई तकनीकों के साथ उनको आगे बढ़ाया जाए, जो भी बुनियादी चीजें हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें मुहैया करवाई जाएगी, तो इससे क्या होंगे, वो भी डेवलप्ड होंगे और वो भी अच्छा काम करेंगे और आसपास लोगों को क्या कर सकते हैं, वो रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर काम कर सकेंगे और अधिक रोजगार पैदा कर सकेंगे। बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार चाहिए, इससे कृषि और उद्योगों की उत्पादकता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, जो बुनियादी चीजें हैं जिससे किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है, चाहे वो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गए, ठीक है ना, और भी सरकारी परियोजनाएं यहाँ पर लाई जाएं ताकि वो क्षेत्र विकसित हो, और वो क्षेत्र जितना ज्यादा विकास करेगा उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और जो ज्यादा जो है वहां पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विशेष रोजगार कार्यक्रम, मजदूरी या स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने वाले विशेष कार्यक्रम लागू किए चाहिए। तो भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे लोगों को, जो लोग हैं, खुद स्वरोजगार ढूंढ सके। ठीक है, यानी वो ऐसी चीजें सीखे जिससे क्या उनको स्वयं रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन मिले और स्वयं रोजगार कर सके अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो। रोजगार कार्यालयों में सुधार करना जरूरी है, तो रोजगार कार्यालयों को बेहतर तरीके से चलाना चाहिए ताकि नौकरी चाहने वालों को सही मार्गदर्शन मिल गया। तो भाई जो गवर्नमेंट ने रोजगार कार्यालय चला रखे हैं वहां पर जो है वो अच्छे से व्यवस्थित करना चाहिए, चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से लोग रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। स्वरोजगार के अवसर, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, यानी अगर कोई भाई स्वरोजगार करना चाहता है तो उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाए, उनको भाई प्रशिक्षण दिया जाए कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं। ठीक है ना, विपणन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाए कि भाई उनको बाजार दिया जाए जहां पर वो अपने सामान को बेच सके। तो इससे क्या हो सकता है कि भाई लोग जो हैं वो ज्यादा स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर भी जो होंगी बहुत सारी नौकरियां आपको देखने को मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। शैक्षिक प्रणाली और कौशल का विकास किया जा सकता है, तो शिक्षा प्रणाली को व्यवसायी और कार्योन्मुखी बनाया जाना चाहिए। यानी हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा है, वो सिर्फ शिक्षा ना होके वो स्किल वाली शिक्षा होनी चाहिए, यानी लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए, कौशल सिखाना चाहिए कि भाई जिसके बाद अगर वो पढ़कर बाहर निकलें तो वो कोई ना कोई काम कर सके, किसी पे डिपेंड ना हो। कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण और योजनाएं शुरू की जानी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जैसे एक
योजना आप देखते हैं भाई, प्रधानमंत्री कौशल योजना, जिसके अंदर युवाओं को सिखाया जाता है कि भाई किस तरह से वो है स्वरोजगार क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी नई चीजें कर सकते हैं जिससे वो उनको रोजगार मिले। तो ये ऐसी बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट को चलानी चाहिए जिससे क्या हो सके भाई कि लोगों को रोजगार के प्रति अवसर मिल सके। सरकारी रोजगार सृजन के तरीके, तो गवर्नमेंट किस तरह से सरकारी जो परियोजनाओं को लागू करके रोजगार सृजन कर सकती है। तो सरकारी रोजगार सृजन के दो प्रमुख तरीके हैं। तो गरीबी हटाने और बेरोजगारी कम करने के लिए भारत सरकार ने कई रोजगार सृजन योजनाएं शुरू करी हैं। ये योजनाएं जो हैं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। योजनाएं दो प्रकार की होती है। तो भाई गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे बेरोजगारी और गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। तो बहुत सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसके तहत गवर्नमेंट चाहती है कि भाई लोगों को रोजगार मिल सके और लोग जो हैं और जो उनकी बेसिक सुविधाएं हैं वो उनको मिल सके। तो इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है। तो दो योजनाएं समझते हैं इसके अंदर। पहला जो है प्रत्यक्ष रोजगार योजना जो चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जब सरकार स्वयं लोगों को नौकरी देती है यानी उन्हें सीधे वेतन देकर रोजगार देती है। जैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षक हो गए, रेलवे में कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस, पुलिस, अस्पताल आदि में स्टाफ, उद्योग या परिवहन कंपनियां जैसे बीएसएनएल हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, इन सभी क्षेत्रों में लोग सीधे सरकारी पैरोल पर काम करते हैं। तो प्रत्यक्ष रोजगार देती है गवर्नमेंट। इसकी बहुत सारे जो सरकारी निजी उपक्रम है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है भाई, प्रोत्साहन देती है लोगों को कि लोग काम कर सकें। ठीक है। और बहुत सारे सरकारी जो संस्थान है जैसे स्कूल हो गए, सरकारी स्कूल हो गए या सरकारी हॉस्पिटल हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस, तो इन सब में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, गवर्नमेंट का। लोगों को डायरेक्ट अपने पेरोल पर क्या है वो लोगों को काम पर रखती है। ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष रोजगार जो है वो गवर्नमेंट देती है। दूसरा अप्रत्यक्ष रोजगार क्रिएट करती है गवर्नमेंट, जब सरकार अपने उद्योगों, योजनाओं या सेवाओं के माध्यम से ऐसी परिस्थितियां बनाती है जिसमें निजी कंपनियों भी रोजगार देने लगती हैं। यानी गवर्नमेंट क्या करती है भाई, बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाती है, बहुत सारी ऐसी सेवाएं देती है जिसके माध्यम से निजी कंपनियां भी क्या है लोगों को रोजगार दे सके। जैसे सरकार ने एक स्टील प्लांट खोला, उसमें कच्चा माल छोटे कारखानों को मिलने लगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, उन्होंने एक कर्मचारी रखे। तो भाई गवर्नमेंट क्या करती है भाई, अपने द्वारा निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देती है, उनके लिए उनको चीजें मुहैया करवाती है जिससे वो क्या कर सके भाई, काम कर सके और जो लोगों को नौकरी दे सके। ठीक है। जैसे सरकार ने एक स्टील प्लांट खोला है तो इसका मतलब क्या है, वो कच्चे माल किसको देगी भाई, छोटे कारखानों को देगी और कारखाना वाले जब वो काम करेंगे तो वहां पे लोगों को रोजगार देंगे। सड़क और पुल बनवाती है गवर्नमेंट, जहां वह चाय की दुकानें हो गई, वाहन मरम्मत की दुकानें खुली, लोगों को काम मिला। तो सड़क और पुल अगर गवर्नमेंट बनाती है तो क्या होता है, इससे भाई आसपास के लोगों के लिए भी क्या होता है, रोजगार के अवसर क्रिएट होते हैं। इसमें सरकार सीधे रोजगार नहीं देती लेकिन रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। तो भाई कुछ ऐसी चीजें बनाती है गवर्नमेंट जिससे क्या होता है लोगों को काम मिलता है। सड़क बना रही है, ठीक है, या रेलवे लाइन बिछाना हो गया, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर मजदूरों को जो है वो काम मिल जाता है। गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें लेकर आती है तो वहाँ पे जो मजदूर वगैरह वर्ग होते हैं तो उनको आसपास के जो लोग होते हैं उनको लिए रोजगार के अवसर खुलते हैं। भारत सरकार की प्रमुख रोजगार सृजन योजनाएं, तो गवर्नमेंट ने कुछ सरकारी परियोजनाएं भी बना रखी हैं। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005। ठीक है। इसके तहत क्या होता है भाई, ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का वेतन युक्त रोजगार देने की गारंटी है। तो मनरेगा में क्या है भाई, इसमें यह रखा गया है लक्ष्य कि 100 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिले। अगर 100 दिन का रोजगार नहीं भी मिलता है तभी भी उनको वेतन देने की गारंटी कौन करता है, सरकार करती है। तो भाई 100 दिन का तो कम से कम उनको रोजगार मिले ही मिले। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण देती है। तो इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट चाहती है भाई कि जो युवा हैं वो रोजगार खुद क्रिएट कर सके। तो उनके लिए उनको भाई वित्तीय सहायता यानी लोन वगैरह प्रोवाइड करवाना और उनको प्रशिक्षण देना कि भाई किस तरह से वो काम कर सकते हैं। तो इस योजना के तहत गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है। तीसरा आता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो शहरी गरीबों को प्रशिक्षण, स्वरोजगार और रोजगार के अवसर देना इसके तहत किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी जो भी शहरी गरीब लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको स्वरोजगार के तरीके बताए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो तीन आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये भी जो गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार सृजन के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है। तो ये तीनों योजनाएं भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखना। इन रोजगार योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो भाई ये रोजगार योजनाएं इनके प्रमुख उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाए जाते हैं। रोजगार उपलब्ध कराना होता है कि भाई लोगों को रोजगार दिया जा सके। गरीबी कम करना होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आवास जैसे मूलभूत सेवाओं को बढ़ावा देना होता है कि भाई लोगों को भी अपने आसपास के इलाके में ये सारी सुविधाएं मिल सके। कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना कि भाई युवा जो हैं या जो भी जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा वो आत्मनिर्भर हो सके, किसी पे डिपेंड ना रहे।
लोगों को आय बढ़ाने वाली संपत्ति जैसे पशु, औजार, मशीन उपलब्ध कराना, तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, लोगों की आय बढ़ाने के लिए, ठीक है, लोन वगैरह देते हैं जिससे वो लोग क्या कर सके, अपनी संपत्तियां खरीद सके और उससे क्या हो सके, वो रोजगार क्रिएट कर सके। सामुदायिक संसाधन जैसे सड़क, कुआं, शौचालय का निर्माण, ठीक है, तो इनके द्वारा भी लोगों को रोजगार मिलता है। स्वच्छता और आवास निर्माण को बढ़ावा देना, तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, स्वच्छता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आपने देखा होगा भाई, स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है और प्रधानमंत्री ने आवास निर्माण के लिए भी योजनाएं बना रखी हैं, जो गरीब परिवार के लोगों को आवास वगैरह दिया जा सके, ठीक है, ताकि वो भी स्टेबल रह सके। तो इन सारी रोजगार योजनाओं के तहत गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई जो भी गरीब लोग हैं, जिनका भला नहीं हो पा रहा है, उनको रोजगार मिल जाए, उनका जीवन स्तर अच्छा हो जाए। तो ये सारे प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं कुछ योजनाओं के तहत, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।